नमस्ते। आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है और इसी कारण यहाँ कार्यपालिका में द्वैतता पाई जाती है। कार्यपालिका में यहाँ द्वैतता से अभिप्राय है कि एक राज्याध्यक्ष है और दूसरा शासनाध्यक्ष है। राज्याध्यक्ष है ये सिर्फ राज्य करता है और शासनाध्यक्ष है ये शासन करता है, राज्य नहीं करता। हम यहाँ बात करते हैं शासनाध्यक्ष की, अर्थात प्रधानमंत्री की। भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है तथा संपूर्ण कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी है। बहुत से विद्वान हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे रमजे मयूर हैं, ये कहते हैं प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का परिचालक है। वहीं बैज होट हैं, उन्होंने ये बताया है कि संविधान के दो अंग हैं। प्रथम जो है वह प्रतिष्ठित भाग और दूसरा है वह कार्यक्षम भाग है। प्रतिष्ठित भाग है ये शासन संचालन शक्ति के आकर्षण का सिर्फ एक केंद्र बिंदु है जो कि राज्याध्यक्ष है, और जो कार्यक्षम भाग है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। जैसा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, प्रधानमंत्री सरकार रूपी धुरी की कील है। इसी प्रकार लिस्पिन ने भी यही कहा था कि प्रधानमंत्री है वह धुरी की एक तरह से कील है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई हैं। इसी को उदाहरण देते हुए डॉक्टर सुभाष कश्यप ये कहते हैं कि भारत में राजनीति के क्षेत्र में ब्रिटेन से जो विभिन्न विरासतें प्राप्त हुई हैं उनमें एक महत्वपूर्ण जो विरासत है वह है सार्वभौमिक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य के संवैधानिक ढांचे में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति। तो आज हम प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसका उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, नियुक्ति कौन करता है और प्रधानमंत्री की अपनी क्या भूमिका है, उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 74 का क्लोज 1, उसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा। हम यहाँ ये अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रपति है उसको सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वह प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 का क्लोज 1 है, उसमें लिखा गया है। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लोज 1, उसकी 75 का जो क्लोज 1 है उसमें ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यहाँ हम ये अध्ययन करते हैं कि प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा बल्कि प्रधानमंत्री से सलाह लेगा। इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु यह एक संवैधानिक प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वह अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद का नेता स्वयं प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहती है। अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति अवश्य करता है, लेकिन उसमें वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर पाएगा। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता। यद्यपि संविधान में इस बात का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है
कि राष्ट्रपति केवल लोकसभा के सदस्यों को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु संवैधानिक प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति हो जाती है तो यह आवश्यक है कि वह 6 महीने के भीतर भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त कर ले। बहुत से ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं जहां हम ये देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री बने तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसे कि 1996 को श्री एस.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया तथा उसके पश्चात उन्होंने संसद की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो। जैसे हम बात करें 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था तब वह राज्यसभा की सदस्य बनी हुई थी। कई बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र भी हो जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर ये बताया कि वह स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उसी दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन किन परिस्थितियों में वह स्वतंत्र होता है? यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है और वह दल अन्य दलों के सहयोग से बहुमत सिद्ध कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर हम कुछ उदाहरण लें, जैसे 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1989 में पीपी सिंह और 1990 में चंद्रशेखर और 1998 में एस.डी. देवगौड़ा, इन्होंने अपनी सरकारें बनाई थी। यदि किसी प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए अथवा वह स्वयं त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जब तक कि लोकसभा में बहुमत की सत्ता का निर्माण नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे संसदीय दल का नेता चुने जाने का उसको स्वयं विश्वास हो जाए। जैसे अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने सविवेक का प्रयोग करते हुए श्री राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो वरिष्ठतम मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है तथा जब संसदीय दल द्वारा कोई नेता चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसा कि 1964 में श्री नेहरू के निधन के उपरांत राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने मंत्रिपरिषद के वरिष्ठतम मंत्री गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात वरिष्ठतम जो मंत्री गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु 1964 में संसदीय दल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री को एवं 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना नेता चुन लिया और दोनों बार नंदा को हटना पड़ा। यदि कोई प्रधानमंत्री अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र देता है और वैकल्पिक दावेदार को भी बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। जैसा कि 1979 में मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के कारण राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जबकि उनका लोकसभा में बहुमत भी नहीं था। वे कांग्रेस के भारी समर्थन पर ही निर्भर थे। चौधरी चरण सिंह को भारी समर्थन न मिलने के कारण 23 दिन के अंदर ही अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कई बार राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है तथा सबसे बड़ा दल भी सरकार बनाने में असमर्थता व्यक्त करे तो राष्ट्रपति उससे छोटे दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। जैसा कि 1989 में चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में था, परंतु राजीव गांधी ने सरकार बनाने में असमर्थता व्यक्त की। अतः राष्ट्रपति वेंकटरमन ने जनता दल और सहयोगी दलों के गठबंधन के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यह गठबंधन भाजपा के भारी समर्थन पर आश्रित था।
वीपी सिंह ने 11 माह सरकार चलाई, परंतु 9 नवंबर 1990 को भाजपा के समर्थन वापस लेने के कारण ये सरकार गिर गई थी। तो हम निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तथा साथ ही उस दल का नेता सुनिश्चित होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या फिर संसदीय दल का सुनिश्चित नेता नहीं होता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाता है। फिर भी डॉक्टर हरिमोहन जैन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति न होकर दलगत राजनीति का एक तरह से खेल बन चुका है। अगर हम बात करें योग्यता की, तो प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु उसके लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अतः संसद सदस्य की योग्यता उस पर भी लागू होती है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, अर्थात संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के लिए न तो कोई आयु सीमा तथा न ही कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। जैसा कि राजीव गांधी हैं वो 40 वर्ष की आयु में तथा चौधरी चरण सिंह हैं वो 77 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने। लास्की हैं एक विद्वान, जिन्होंने ये कहा है कि व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री में बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है, जैसे विवेकशीलता, कौशल, निर्णय क्षमता, प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रभावशाली भाषा, योग्य व्यक्तियों की पहचान भी उसको आनी चाहिए। डॉक्टर वीपी सिंह के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बाल्डविन के व्यक्तित्व में उनके पाइप ने, चर्चिल के व्यक्तित्व में सिगार ने, भारत में प्रधानमंत्री श्री नेहरू के व्यक्तित्व में गुलाब के फूल ने, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में उनकी सादगी ने तथा राजीव गांधी के व्यक्तित्व में उनके युवापन व सुदर्शन व्यक्तित्व ने 4 चांद लगा दिए। कहने का अभिप्राय यही हुआ कि भारतीय संविधान में वैसे प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन इसके पश्चात भी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह विवेकशील, कौशल, निर्णय क्षमता आदि गुणों से परिपूर्ण होता है। धन्यवाद।